प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी जिसमें हमने आपका जो पाठ्यक्रम है उसका लगभग 40% पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया था। यानी 40 अंकों का जो पाठ्यक्रम है हिंदी भाषा से संबंधित, यानी हिंदी भाषा विज्ञान या केवल भाषा विज्ञान हम उसको कह सकते हैं, जिसमें हिंदी का उद्भव विकास से संबंधित 4-5 प्रश्न और अवधी भाषा, ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा से संबंधित एक 20 अंकों का और ये प्रश्न, और हिंदी भाषा का उद्भव विकास का 20 अंकों का वो प्रश्न, यानी 40 अंकों का जो पाठ्यक्रम है वो हम पूर्ण कर चुके थे। और 60 अंकों का जो पाठ्यक्रम है वो हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन से पढ़ते हुए आरंभ किया था। काल विभाजन को मैंने पिछली 2-3 ऑनलाइन कक्षाओं में उस पाठ्यक्रम को पूर्ण किया, और ये हाल ही की जो 2 ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी जिसमें हमने आदिकालीन साहित्य, आदिकाल को आरंभ किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम कालखंड आदिकाल संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक का जो है, इस कालखंड की जो तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, साहित्यिक सांस्कृतिक परिस्थितियां जो है, इनको हम पढ़ रहे हैं और इन्हीं से संबंधित आपके 20 अंकों का एक प्रश्न आएगा जिसको आपको विस्तार से आपको लिखना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज साहित्यिक परिस्थिति और सांस्कृतिक परिस्थिति को पढ़ते हुए आदिकाल की तत्कालीन परिस्थितियों को हम पूर्ण करेंगे। देखिए, साहित्यिक परिस्थितियाँ चौथे नंबर की। इससे पूर्व हम राजनीतिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति और सामाजिक परिस्थितियों को पढ़ चुके हैं। आइए उसी क्रम को हम जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल में साहित्य रचना की 3 धाराएं बह रही थी। एक और तो परंपरागत संस्कृत साहित्य की रचना हो रही थी, तो दूसरी ओर प्राकृत अपभ्रंश भाषा में प्रचुर साहित्य का सृजन जैन कवियों के द्वारा किया जा रहा था। तीसरी धारा हिंदी में लिखे जाने वाले साहित्य की थी, यानी प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में साहित्य और संस्कृत, परंपरागत जो संस्कृत चली आ रही थी उसमें साहित्य, और एक हिंदी भाषा में साहित्य। इस काल में संस्कृत साहित्य के अंतर्गत पुराणों एवं स्मृतियों पर टीकाएँ लिखी गई तथा ज्योतिष एवं काव्य शास्त्र पर अनेक मौलिक ग्रंथों की रचना की गई। 9वीं से 11वीं सदी तक कन्नौज एवं कश्मीर संस्कृत साहित्य के केंद्र रहे हैं। आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य मम्मट, आचार्य भोज, आचार्य क्षेमेंद्र, आचार्य कुंतक, आचार्य राजशेखर, आचार्य विश्वनाथ, भवभूति जी एवं श्री हर्ष जैसी प्रतिभाएं इसी युग की देन है, आदिकालीन साहित्य की। इस काल में अपभ्रंश प्रमुखतः धर्म की भाषा बन गई थी। जैन कवियों ने गुजरात में रहकर अनेक पुराणों को अपभ्रंश में नए रूपों में प्रस्तुत किया। स्वयंभू कवि, पुष्पदंत कवि, धनपाल, हेमचंद्र जी जैसे जैन कवियों ने जो साहित्य प्रस्तुत किया है वह अपनी मौलिकता तथा साहित्यिकता के कारण अत्यंत उच्च कोटि का है। देश भाषा हिंदी में भी जनता की मानसिक एवं भावात्मक दशाओं की अभिव्यक्ति एक वर्ग कर रहा था, जिसे भाट या चारण कवि कहा गया है। चारण कवियों की सामयिक आवश्यकता पर बल देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस संदर्भ में लिखा है, उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण का अत्युक्तिपूर्ण वर्णन करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करता था, वही सम्मान पाता था। यानी आश्रय में रहकर के चारण भाट जो लोग हुआ करते थे, इन्होंने कवियों की भूमिका निभाई है और राजा आश्रित राजाओं की बढ़ चढ़ कर के प्रशंसा इन्होंने की है।
निरंतर युद्धों के लिए प्रोत्साहित करने वाले एक वर्ग की आवश्यकता थी। चारण इसी श्रेणी के कवि थे जिस प्रकार यूरोप में भी वीर एवं श्रृंगार रसों की प्रधानता रही है। हिंदी भाषा में रचित इन काव्य ग्रंथों में एक ओर तो अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है, तो दूसरी ओर उनके युद्धोन्माद को व्यक्त करने वाली घटनाओं की योजना भी की गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी तत्कालीन साहित्यिक परिस्थितियाँ आदिकाल की, और हम अंतिम परिस्थितियों की ओर बढ़ते हैं, और वह है सांस्कृतिक परिस्थितियाँ आदिकाल में किस प्रकार की रही और इन परिस्थितियों ने कहाँ तक तत्कालीन साहित्य को प्रभावित किया। देखिए, सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत सांस्कृतिक दृष्टि से अपने शिखर पर था। हिंदू धर्म संस्कृति राष्ट्रव्यापी एकता की आधार भूमि थी, किंतु कालांतर में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन से भारत धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति से भी प्रभावित होता गया। इस काल में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपने संकीर्ण दृष्टिकोण एवं धर्मांधता की भावना से प्रेरित होकर भारतीय संस्कृति के मूल केंद्रों, मंदिरों, मठों एवं विद्यालयों को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया। हिंदुओं की स्थापत्य कला उनकी धार्मिक भावना से ओतप्रोत थी तथा अत्यंत उच्च कोटि की थी। यानी हिंदुओं की स्थापत्य कला धार्मिक भावना से ओतप्रोत और अत्यंत उच्च कोटि की थी। प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी के अनुसार हिंदू कला अत्यंत उच्च सोपान पर पहुंच चुकी हैं। मुसलमान जब उनके मंदिर आदि को देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे न तो उनका वर्णन कर सकते हैं और न वैसा निर्माण ही कर सकते हैं। ये अल-बरूनी जी का कथन है, इसको आप याद कर लें। संपूर्ण भारत में ऐसे अनेक मंदिरों का निर्माण आदिकाल में ही हुआ। आबू का जैन मंदिर, खजुराहो, पुरी, भुवनेश्वर, वेलोर, कांची आदि के मंदिर इसी काल की देन है। यानी तत्कालीन हिंदुओं की जो स्थापत्य कला है वो अत्यंत उच्च कोटि की रही है। मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव आदिकालीन हिंदू संस्कृति पर अनेक क्षेत्रों में पड़ने लगा था। उत्सव, मेले, परिधान, आहार, भोजन, मनोरंजन, उत्सव, मेले, परिधान, आहार, मनोरंजन आदि अनेक बातों में मुस्लिम रंग चढ़ने लगा था। दूसरी ओर हिंदू संगीत कला, वास्तुकला, आयुर्वेद एवं गणित का प्रभाव मुस्लिम संस्कृति पर भी पड़ने लगा था। यह निष्कर्ष निकाल लेना इस दशा में असंगत नहीं होगा कि आदिकालीन भारतीय संस्कृति परंपरा से विच्छिन्न होकर मुस्लिम संस्कृति के गहरे प्रभाव को स्वीकार करती जा रही थी। यानी हिंदू संस्कृति पर धीरे धीरे मुस्लिम प्रभाव का रंग चढ़ता जा रहा था। संगीत के क्षेत्र में दोनों संस्कृतियों ने परस्पर आदान प्रदान पर्याप्त मात्रा में किया है। गायन, वादन और नृत्य पर मुस्लिम प्रभाव पड़ रहा था तथा अनेक वाद्य यंत्र, सारंगी, तबला, अलगोजा से हिंदू परिचित हो रहे थे। आदिकालीन भारतीय संस्कृति निश्चित रूप से ह्रासोन्मुख थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी आदिकाल की प्रमुख परिस्थितियाँ, जिसमें राजनीतिक परिस्थिति को हमने पढ़ा, धार्मिक परिस्थितियाँ पढ़ी, सामाजिक परिस्थितियों को पढ़ा, तत्कालीन साहित्यिक परिस्थितियों को पढ़ा और हमने तत्कालीन सांस्कृतिक परिस्थितियों पर अभी चर्चा की है। और ये 20 अंकों का प्रश्न आपकी मुख्य परीक्षा में आएगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। आदिकाल के साहित्य पर जो महत्वपूर्ण 4-5 प्रश्न जो बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगा। जिसे हमने अभी हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन 2-3 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद इन हाल ही की 2-3 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने आदिकाल की प्रमुख परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की है, विस्तार से बातें की हैं। इसके बाद की
जो ऑनलाइन कक्षा होगी वो ये होगी कि आदिकाल का जो नामकरण है वो काफ़ी विवादास्पद रहा। विद्वानों ने, इतिहासकारों ने जो अपने अपने इतिहास लिखे हैं उनमें उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोणों से आदिकाल के लिए अनेक नाम सुझाए हैं। अतः आदिकाल का नामकरण विवादास्पद है, जिस पर विभिन्न विद्वानों के मतों को प्रस्तुत करते हुए उनकी समीक्षा हम एक प्रश्न के उत्तर में हम करेंगे। मॉडल उत्तर मैं आपके समक्ष रखूँगा। यानी कहने का तात्पर्य आदिकाल का नामकरण पर प्रश्न आता है, आदिकाल की परिस्थितियों पर प्रश्न आता है, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन पे प्रश्न आता है, और एक प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट ये बनता है आपके इस आदिकाल में कि आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो एक प्रश्न हम ये भी इसमें करेंगे, और इन दो प्रश्नों को और इन विषयों को और पढ़ने के उपरांत आपका जो है 50% जो पाठ्यक्रम है वो आपका पूर्ण हो जाएगा। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल की इन उपर्युक्त प्रेरक परिस्थितियों ने तत्कालीन साहित्यिक गतिविधियों को प्रभावित किया, जिसका मुखर प्रतिबिंब तत्कालीन साहित्य सृजना के दर्पण में झलकता है। ये पृष्ठभूमि ये प्रमाणित कर देती है कि तत्कालीन समाज विशृंखलित था, बिखरा हुआ था, व्यक्ति अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक नहीं था, धार्मिक क्षेत्र में अनेक मतांतर, अंधविश्वास और रूढ़ियाँ प्रचलित थीं, धर्म के नाम पर लोगों में ठगा जाता था, स्त्रियों की दशा शोचनीय थी, राजागण स्वार्थी थे तथा जनता को दास बनाकर अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करते थे। एकता का अभाव, संगठन की कमी और अराजकता की प्रचुरता के कारण जैसा समाज संभव था वैसा ही साहित्य सृजन हुआ। रचनाकार अपने समय की परिस्थितियों और परिवेश से प्रेरणा लेता है, उससे प्रभाव ग्रहण करता है और मानस मंथन के पश्चात सृजन पथ पर अग्रसर होता है। यही कारण है कि हिंदी के आदिकाल में जो विविधताएं, विषय वस्तु की विविधताएं और अव्यवस्थित परिस्थितियां, शैली का वैविध्य देखने को जो मिलता है वह सब इन्हीं उपर्युक्त परिस्थितियों की देन है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है और ये पंक्ति इस आदिकाल के साहित्य पर पूर्णतः चरितार्थ होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछली तीन ऑनलाइन कक्षाओं में हमने आदिकाल के काल विभाजन को पढ़ा था, और अभी हाल ही की जो ये 3 ऑनलाइन कक्षाएं हुई है इसमें हमने आदिकाल की विभिन्न परिस्थितियाँ, आदिकाल का परिवेश या पृष्ठभूमि को हमने पढ़ा है, इस पर विस्तार से बात की है। और जो पिछली जो 3 ऑनलाइन कक्षा हुई थी जिसमें हमने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बनता है। तो ये 2 प्रश्न हमने आपके जो साहित्यिक इतिहास को जो आरंभ किया था, जो 60 अंकों का जो पाठ्यक्रम है उसमें से हमने इन 2 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर ली है। अगला जो पाठ्यक्रम आपका हम लेंगे, जिस विषय वस्तु पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो रहेगा आपके आदिकाल का नामकरण जो विवादास्पद है उनकी समीक्षा कीजिए। और अगला जो पाठ्यक्रम रहेगा वो रहेगा आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो नोट्स हमने बड़ी मेहनत से तैयार किए हैं और इनके PDF नोट्स बना करके हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, आप वहाँ से विस्तार से इनका अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही ये जितने भी हम लेक्चर्स रिकॉर्ड करके आपको पढ़ा रहे हैं, आपको ऑनलाइन कक्षाएं जो आपकी ली जा रही है, इन सभी वीडियोज़ का हम राजकीय महाविद्यालय यानी गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर CCE राज जो यूट्यूब चैनल हैं उस पर हम अपलोड कर रहे हैं। वहाँ से आप इनको ओपन करके पढ़ सकते हैं, वहाँ से अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। साथ ही इनके जो लिंक्स हैं सभी वीडियोज़ के, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम शेयर कर रहे हैं, आपको असाइनमेंट भी दे रहे हैं। आप यथा समय निर्देशित कार्य जारी रखें। और इन कॉलेज की इस यूट्यूब चैनल पर हमने विषयवार, कक्षावार
सभी वीडियोज का प्ले ग्रुप तैयार कर रखा, प्ले लिस्ट तैयार कर रखी है। आप एक ही विषय की वीडियोज को के लिंक को ओपन करेंगे तो सारे वीडियो संबंधित एक साथ खुल जाएंगे, यानी आपके साथ एक साथ संग्रहित विषय वस्तु, पाठ्य वस्तु उपलब्ध हो जाएगी। आप वहाँ से भी इनका विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। और आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा के लिए आप तैयार रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।